हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 13 करेंगे। तो ये फ्रेंड्स चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कैरियर पाथ प्लानिंग एज ए सिस्टम कैसे काम करता है, और दूसरा ये भी हम देखेंगे मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। और इस लेक्चर को देखने से पहले अच्छा होगा कि आप जो है लेक्चर 8 और लेक्चर 9 देख लें, क्योंकि ये उससे रिलेटेड ही है। लेक्चर 8 और लेक्चर 9 इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 21 का। चैप्टर नंबर 8 में मैंने कैरियर पाथ प्लानिंग डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 9 में कैरियर पैटर्न और कैरियर एंकर डिस्कस किया हुआ है, और ये उसी के आगे का कंटिन्यूएशन पार्ट होगा फ्रेंड्स। ओके, तो 8वां और 9वां लेक्चर जरूर देख लें, तब आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स कैरियर पाथ प्लानिंग अ सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो कैरियर प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली एन एचआरडी सब सिस्टम टू हेल्प इंडिविजुअल टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कैरियर प्लानिंग बेसिकली होता क्या है फ्रेंड, जो है जैसे आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो एक आप उसमें कैरियर बनाने की कोशिश करते हैं। कैरियर बनाने का क्या मतलब है, मान लेते हैं आपने एज ए क्लर्क ज्वाइन किया या एज ए सब स्टाफ ज्वाइन किया, तो क्लर्क से फिर आप ऑफिसर बनेंगे, राइट। ऑफिसर से फिर आप जो है मैनेजर बनते हैं, मैनेजर से फिर आप सीनियर मैनेजर बनते हैं, सीनियर मैनेजर से चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर से फिर आप एजीएम, आगे डीजीएम, देन जीएम, सीजीएम, एमडी, ईडी, है ना। इस मतलब ईडी एंड देन फाइनली एमडी। तो इस तरीके से मतलब ये आपकी पोस्ट चलती रहती है। तो ये जो मैंने आपको पूरी हायरार्की बताई फ्रेंड, जो है जो आप ट्रेवल कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में, अपने कैरियर में, वही आपकी कैरियर प्लानिंग है एक हिसाब से। अब कैरियर प्लानिंग दोनों लोग करते हैं, दोनों लोग का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय भी करता है, और इसके लिए अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, अगर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड होगी, बैंक अगर प्रमोशन का एग्जाम ही नहीं करवाएगा तो आप प्रमोट कैसे होंगे, राइट। और अगर आप प्रमोशन का एग्जाम देंगे नहीं और पास नहीं होंगे तो भी आप कैसे प्रमोट होंगे। तो कैरियर प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआरडी का एक सब सिस्टम होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक सब सिस्टम होता है, जिसमें इंडिविजुअल को हेल्प की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने के लिए, आप आगे बढ़ें उसके लिए आपको यहाँ पर हेल्प की जाती है। इट एस्टेब्लिशेस द लिंकेज एमंग अदर सब सिस्टम। जो कैरियर प्लानिंग होती है ये दूसरे सब सिस्टम के साथ में एक लिंकेज इस्टेब्लिश करता है। जैसे मैन पावर प्लानिंग के साथ इसका कनेक्शन होगा, जॉब रोटेशन के साथ, ट्रांसफ़र के साथ, प्लेसमेंट के साथ, ट्रेनिंग के साथ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी चीज़ें एक हिसाब से देखें तो कैरियर प्लानिंग के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, है ना। मैन पावर प्लानिंग, स्केल 2 में कितने एम्प्लॉय चाहिए बैंक को, ये कैरियर प्लानिंग का ही एक हिस्सा हुआ। जॉब रोटेशन, लोगों को रोटेट करना है, कहाँ ले जाना है, ट्रांसफ़र, ये सभी चीज़ें जो है कैरियर प्लानिंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं। इट इज़ इसेंशियली डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्ट्रक्चरिंग एम्प्लॉयज़ एस्पिरेशन फॉर अपवर्ड मूवमेंट थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो कैरियर प्लानिंग होती है उसका बेसिकली जो एम होता है वो ये होता है कि जो भी एम्प्लॉय की महत्वाकांक्षा है, इच्छा है ना, वो अपवर्ड मूव करना चाहता है। जो भी एम्प्लॉय होगा वो कहाँ जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है। मतलब कहने का, अगर मैंने ऑफिसर ज्वाइन किया है तो मैं नॉर्मली जो है मैं ऑफिसर नहीं रहना चाहूँगा। मेरी कोशिश यही होगी कि कम से कम डीजीएम बन करके रिटायर हूँ या एजीएम बन के रिटायर हूँ। कई सारे लोग होते हैं जो नहीं भी बढ़ते हैं, उन्होंने ऑफिसर ज्वाइन किया और ऑफिसर में ही रिटायरमेंट ले ली, दैट इज़ अनदर केस। बट नॉर्मली जो है यही माना जाता है कि एम्प्लॉय की जो एस्पिरेशन होती है फ्रेंड, वो अपवर्ड मूवमेंट की होती है, वो हायरार्की में ऊपर बढ़ना चाहता है, ठीक है। मॉडरेटिंग दीज एस्पिरेशन इफ़ दे आर फाउंड अनरियलिस्टिक। और साथ ही साथ में कैरियर प्लानिंग का ये भी भाग होता है कि उन एस्पिरेशन जो भी उसकी महत्वाकांक्षा है उस एम्प्लॉय की, उसको कंट्रोल करना, मॉडरेट करना, अगर वो अनरियलिस्टिक फाउंड होती हैं। अनरियलिस्टिक मतलब जैसे मान लीजिए बैंक में जो है 3 ईडी होते हैं या 2 ईडी हैं किसी बैंक में, तो एक समय पे सिर्फ 2 ही लोग ईडी बन सकते हैं, सभी लोग ईडी नहीं बन सकते हैं। मान लेते हैं उस समय 50 लोग एलिजिबल हैं, तो क्या 50 ईडी नहीं बन जाएंगे। तो अगर कोई एस्पिरेशन ऐसी है जो कि अनरियलिस्टिक फाइंड आउट होती है, तो उसको मॉडरेट करना, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी कैरियर प्लानिंग की मतलब जो है कैरियर प्लानिंग का ही पार्ट होती है। ओके, एज सच इट नीड नॉट मीन एनी कमिटमेंट ऑन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू प्रमोट एन एम्प्लॉय। मतलब कहने का कैरियर प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि मतलब जो है कमिटमेंट कर दी है ऑर्गेनाइजेशन ने, मैनेजमेंट ने, कि एम्प्लॉय को प्रमोशन मिल जाएगा। क्या कहने मतलब है कि कैरियर प्लानिंग इज़ देयर, ओके, आपको ऑफिसर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर ये सब बनने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई बैंक का कमिटमेंट नहीं होता, संस्थान का कोई कमिटमेंट नहीं होता कि नहीं, हम अगर आपने ऑफिसर ज्वाइन किया है तो अगले 3 साल बाद आपको आप एकदम 100% श्योर मानकर चले कि यू विल बी मैनेजर। ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ नो कमिटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ना मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं होता है। ओके, इट ओनली इम्प्लाइज दैट
द इंडिविजुअल आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ सम ऑफ हिज कैपेबिलिटीज एंड कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज चूजेज टू डेवलप हिमसेल्फ इन द डायरेक्शन। ये सिर्फ ये बात की ओर इशारा करता है, ये सिर्फ इशारा करता है कि जो इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, कोई एम्प्लॉय है, वो जब अवेयर हो जाता है कि उसमें क्या क्षमताएं हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और वो कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जब जान जाता है कि हाँ आगे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे हम ही लोगों को CIB के बारे में पता चलता है, जब हम बैंक नहीं ज्वाइन किए तो खैर मुझे भी नहीं आइडिया था कि CIB और JIB जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है। बैंक में ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है ना। तो वही बात हो गई कि कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में जब हमें पता चलता है तो हम क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी इंस्पिरेशन होती है कि हमें CIB पास करना है। ओके, तो ये हो गया। कैरियर प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि बैंक ने कमिटमेंट कर दिया है कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा। ये सिर्फ आपको एक हिंट देता है, एक इशारा देता है कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज पहचानने का मौका मिलेगा, कैरियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओके, ताकि आप जो है उसी डायरेक्शन में अपने आप को जो है डेवलप कर सकें। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ कैरियर प्लान इज टू सी दैट। अब यहाँ पर इन्होंने बात की है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो जिम्मेदारी होती है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो होती है कैरियर प्लान को डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना, ताकि इससे क्या होगा, द पॉलिसी ऑफ कैरियर प्लानिंग इज मेड एक्सप्लिसिट। जो पॉलिसी है कैरियर प्लानिंग की फ्रेंड्स, वो एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, इम्प्लिसिट नहीं होनी चाहिए, मतलब एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इट लेज डाउन द बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस एट क्रिटिकल स्टेजेस विच एम्प्लॉय मस्ट अटेंड। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें बेंचमार्क सेट किए जाने चाहिए, है ना, परफॉर्मेंस के लिए हर एक क्रिटिकल स्टेज पर, इंपॉर्टेंट स्टेजेस पर, जिसे एम्प्लॉय को मस्ट अटेंड करना होगा, जरूर से जरूर अटेंड करना होगा। जैसे AGM, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी व्यक्ति को AGM बनना है, अगर वो चीफ मैनेजर है, उसे AGM बनना है, तो पता चला कि जो है आपकी जो ब्रांच होनी चाहिए वो कम से कम 500 करोड़ रुपए का उसका पोर्टफोलियो होना चाहिए, या 500 करोड़ का क्रेडिट एक्सपोजर होना चाहिए। अब अगर आपकी ब्रांच जो है 200 करोड़ रुपए का क्रेडिट एक्सपोजर है, तो आप उसमें AGM नहीं बन सकते हैं। तो ये जो 500 करोड़ का एक क्राइटेरिया रखा गया फ्रेंड्स, ये एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया कि इतना होना चाहिए। ओके, तो वही बोल रहा है कि ये बेंचमार्क सेट करते हैं फॉर परफॉर्मेंस का हर एक क्रिटिकल स्टेज पर, जिसे एम्प्लॉय को अटेंड करना पड़ता है, तभी उसे प्रमोशन मिलता है। इट इज मेड क्लियर दैट कैरियर पाथ इज ए फैसिलिटी फॉर ग्रोथ एंड नॉट गिवन फॉर एडवांसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो कैरियर पाथ होता है फ्रेंड्स, अभी देखेंगे कैरियर पाथ क्या होता है। जो कैरियर पाथ होता है वो ग्रोथ करने की एक फैसिलिटी होती है, ना कि आपको आगे बढ़ाने की, एडवांसमेंट के लिए नहीं होती है। एडवांसमेंट का एक अधिकार नहीं होता है आपका। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कैरियर पाथ है तो उसमें आपको अधिकार मिल गया है कि आप आगे बढ़ ही जाओगे। ओके, ऐसा नहीं होता है। कैरियर पाथ जो होता है वो एक फैसिलिटी है आपको ग्रो करने का मौका देने के लिए। कैरियर पाथ क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप कैरियर चूज करते हैं तो उसमें एक पाथ बना होता है, एक रास्ता बना होता है, एक सीक्वेंस होता है। अ सीक्वेंस ऑफ जॉब असाइनमेंट्स, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स एंड प्रमोशन टू हायर लेवल इज also is made known to the employees from time of entry. Okay, परफॉर्मेंस फीडबैक इज पार्ट ऑफ कैरियर पाथ। तो कैरियर पाथ क्या होता है फ्रेंड्स, एक सीक्वेंस होता है जॉब असाइनमेंट्स का, आपकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स का और प्रमोशन का। ठीक है, टू हायर लेवल, आगे बढ़ने के लिए, विच इज मेड नोन टू द एम्प्लॉय फ्रॉम द टाइम ऑफ एंट्री। मतलब जो है जब आप किसी भी संस्था को ज्वाइन करते हैं, किसी बैंक को ज्वाइन करते हैं, तो उस समय आपको इस बारे में जानकारी मिलती है। जॉब असाइनमेंट का मतलब हुआ, जैसे बैंकों में क्राइटेरिया होता है कि 3 साल आपको रूरल पोस्टिंग लेनी पड़ेगी, आफ्टर दैट जो है तभी आपको प्रमोशन के लिए या 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो डिफरेंट जॉब असाइनमेंट मिलते हैं। हो सकता है आपको आगे चल करके LDM बनाया जाए ना, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर करके कॉन्सेप्ट होता है, LDM होते हैं, लीड बैंकों के जो हेड होते हैं, है ना। उसके बाद में या हो सकता है आपको जो है जो रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं उनका हेड बनाया जाए। इस तरीके से आपको डिफरेंट जॉब असाइनमेंट्स मिलते हैं। आपकी डिफरेंट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं ताकि आपको अपडेट किया जाए टाइम टू टाइम, है ना। एंड प्रमोशन, और आपको प्रमोशन भी के बारे में जानकारी दे दी जाती है कि हायर लेवल पर आप कैसे पहुंच सकते हैं और क्या सीक्वेंसिंग होगी। तो वही कैरियर पाथ कहलाता है फ्रेंड्स। ओके, और जो परफॉर्मेंस फीडबैक होता है, आपकी परफॉर्मेंस का जो फीडबैक आपसे लिया जाता है या संस्था देती है, वो भी एक कैरियर पाथ का पार्ट होता है। कैरियर पाथ इज फॉलोड यूनिफॉर्मली फॉर ऑल एम्प्लॉय विदाउट एनी बायस और प्रेजुडिस। ठीक है, तो जो कैरियर पाथ होता है फ्रेंड्स, वो सभी के लिए अवेलेबल रहता है, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। उसमें किसी के साथ में पार्शियलिटी नहीं की जाती है, किसी भी व्यक्ति के साथ में पक्षपात नहीं किया जाता है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट वेरिएशंस व्हिच मे बी नीडेड टू डील विद द गिवन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो जो कैरियर पाथ मतलब जो है कैरियर पाथ प्लानिंग होनी चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट वेरिएशंस। तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि अगर कोई वेरिएशन आता है तो उसको जो है डील किया जा सके।
इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हमें देख लें कि मान लीजिए किसी की, जैसे मान लीजिए फैमिली में जो है तबीयत ख़राब है, किसी की जो है हेल्थ नहीं ठीक है और उसकी तबीयत ख़राब है और वो ये चाहता है कि जो है उसको मतलब जो है शहर में पोस्टिंग दे दी जाए, ओके, तो या उसके घर के नज़दीक पोस्टिंग दे दी जाए जहाँ से वो अपने फैमिली की टेक केयर कर सके। अब आपने उसको पोस्टिंग दे दी सिटी में, ठीक है, आपने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अब वो रूरल एरिया वाला जो उसको बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, ओके। तो अब भाई उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से, यानी कि उसकी फैमिली में प्रॉब्लम, तभी तो वो रूरल छोड़ करके अर्बन एरिया में आया, अदरवाइज ही वाज विलिंग टू डू द जॉब एट रूरल एरिया ना। तो अब इस केस में ये थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से है, तो यहाँ पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, उसको रूरल का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। मतलब कहने का यही है कि जो आपका पॉलिसी हो इतनी रिजिड ना होगी, मतलब जो है आप कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो। बिसाइड्स वर्किंग out the general policy guideline, the HR functionaries will have to chalk out the career path। तो विसाउट जो जनरल पॉलिसी गाइडलाइन बनानी है उस पर तो HR वाले काम करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा कैरियर पाथ को भी चेक आउट करना पड़ता है, उसका प्लानिंग बनानी पड़ती है। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए नॉलेज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डेफिनेट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो HR को अगर ये मतलब जो है कैरियर पाथ के लिए एक प्लानिंग बनानी है तो उसके लिए जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म्ड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके बारे में नॉलेज होना कंपलसरी हो जाता है। किसको? HR डिपार्टमेंट को। इट इज़ ओनली विथ सच नॉलेज दैट सिक्वेंसिंग ऑफ असाइनमेंट इज पॉसिबल। अगर इतनी नॉलेज होगी, इस तरीके की नॉलेज होगी कि हर तरीके की जॉब के बारे में आइडिया होगा अगर संस्थान के, तभी जा कर के आप जो है कैरियर जो असाइनमेंट है उनकी सिक्वेंसिंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे स्पेसिफिक स्टेप्स दैट आर फॉलोड। अब इसमें स्टेप्स देखेंगे कि कैसे कैसे जो है मतलब कैरियर में स्टेजेस डिफाइन की जाती है ना। उसके बाद में कोर जॉब्स ईच लेवल पर, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें हमने बात की थी कि कैरियर पाथ प्लानिंग एक सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा कि जो कैरियर प्लानिंग होती है फ्रेंड्स वो एक HRD का सब सिस्टम होता है, जिसका उद्देश्य होता है इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने का मौका देना। जो कैरियर प्लानिंग होती है वो लिंक एस्टेब्लिश करती है और अदर जो सब सिस्टम है, जैसे मैन पावर प्लानिंग हो गई, जॉब का रोटेशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, है ना, इन सभी चीज़ों को आपस में रिलेट करती है। यहाँ पर जो कैरियर प्लानिंग का उद्देश्य होता है वो होता है कि एम्प्लॉय को अपवर्ड मूवमेंट करने का पूरा मौका दिया जाए, और अगर जो है कोई ऐसी एस्पिरेशन है, कोई ऐसी इच्छा, महत्वाकांक्षा है जो कि अनरियलिस्टिक है, तो उसको भी समझाने की कोशिश की जाएगी एम्प्लॉय को, ठीक है। लेकिन जो कैरियर प्लानिंग होती है उसका ये मतलब नहीं होता है कि मैनेजमेंट ने एक कमिटमेंट की है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक इशारा करती है, एम्प्लॉइज़ करती है कि मतलब जो है अगर आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है और कैरियर एडवांसमेंट के बारे में आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल गया है, तो आप उसी दिशा में अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी भी जो मतलब कैरियर जो प्लान होता है, ठीक है, उसका जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेवलप करे और इम्प्लीमेंट करे कैरियर प्लान को। और ये ऐसा क्यों करता है, कैरियर प्लान क्यों डेवलप और इम्प्लीमेंट करता है, ताकि वो ये देखना चाहता है टू सी कि मतलब जो है जो पॉलिसी होनी चाहिए वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, और बेंचमार्क इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, एक माइलस्टोन इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि हर एक स्टेज पर ये पता चल सके कि एम्प्लॉय को ये इतनी चीज़ें अचीव करने के बाद ही अगला स्टेज या अगला प्रमोशन उसको मिल पाएगा। जो कैरियर पाथ होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि ये फैसिलिटी है ग्रो करने के लिए, ना कि आपका एक अधिकार है आगे बढ़ने का, ओके। आपको ग्रो करने का मौका दिया जा रहा है, ना कि आपको एक अधिकार दिया गया आप आगे बढ़ेंगे। कैरियर पाथ की बात करें तो ये सीक्वेंस ऑफ जॉब असाइनमेंट होता है, एक तरफ से आपको जॉब के असाइनमेंट मिलते हैं, आपकी क्या ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है, प्रमोशन अगले लेवल पर, ये सारी चीज़ों के बारे में एंट्री के टाइम पर ही एम्प्लॉय को अवेयर किया जाता है। और परफॉर्मेंस जो फीडबैक होता है वो भी कैरियर पाथ का ही पार्ट होता है। कैरियर पाथ जो है सभी एम्प्लॉय के लिए एक जैसा होता है, इसमें कोई बायसनेस नहीं होती है। जो कैरियर पाथ होता है या कैरियर प्लानिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, एकदम रिजिड नहीं होनी चाहिए, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो जो HR फंक्शनरीज होते हैं, जो HR के लोग होते हैं, उनको जनरल पॉलिसी गाइडलाइन तो बनानी होती है, उसके अलावा कैरियर पाथ को भी बनाना पड़ता है, उसका प्लान चेकआउट करना पड़ता है ना। इस पर्पज़ के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हैं उन सभी की नॉलेज होनी चाहिए किसको, HR फंक्शनरी को, तभी वो मतलब जो है एक अच्छा प्लान बना पाएंगे। ओनली विद दिस सच नॉलेज, अब जब आपको अच्छी नॉलेज होगी देन सिक्वेंसिंग ऑफ द असाइनमेंट इज पॉसिबल, तभी आप जो है असाइनमेंट की सिक्वेंसिंग कर पाएंगे, ओके।
आगे जो है बढ़ते हैं। स्पेसिफिक स्टेप दैट फॉलोड आर देन आर, मतलब इतना हो जाने के बाद में जो स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं वो ये हैं। डिफाइन द कैरियर स्टेजेज, रोल इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कैरियर स्टेजेज हैं या जो रोल हैं उनको जो है डिफाइन करने की कोशिश की जाती है, सबसे पहला काम। फॉर इंस्टेंस इफ़ वी टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर रोल्स, देन अप टू व्हाट लेवल द अप्रेंटिस रोल वुड कंटिन्यू, है ना, एट व्हाट लेवल वुड बी कंसिडर ए कलीग आर मेंटर आर स्पॉन्सर। तो मतलब कहने का ये है कि किसी भी बैंक में आपने ज्वाइन किया, किसी संस्था में ज्वाइन किया, तो हमने पढ़ा था ना कि 4 रोल होते हैं। अप्रेंटिस का रोल होता है, कलीग का रोल होता है, मेंटर का रोल होता है, स्पॉन्सर का। अप्रेंटिस का मतलब आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप दूसरों पर डिपेंड है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कलीग का मतलब अब आप हाथ बटाने लगे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। मेंटर का मतलब हुआ जो है अब आप दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर दिए। स्पॉन्सर का मतलब आप पूरे बैंक को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 लेवल हो गए। तो किस लेवल तक जो है अगर आप काम करते हैं तो उसे अप्रेंटिस के रोल में माना जाएगा, और किस लेवल का काम आप शुरू करते हैं तो आपको कलीग या फिर मेंटर या स्पॉन्सर माना जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये जो कैरियर स्टेजेज या रोल हैं इनको डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। आइडेंटिफाई द कोर जॉब एज ईच लेवल। तो हर एक लेवल पर आपको जो है कोर जॉब, मुख्य जो जॉब है वो जानना जरूरी हो जाता है, आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। एट ईच लेवल जॉब्स दैट आर कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज स्किल रिक्वायर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज एज ए ग्रुप। तो हर एक लेवल पर क्या होता है फ्रेंड्स कि जो जॉब होती हैं जो कंपेरेबल होती हैं नॉलेज के टर्म्स में या जो स्किल के रिक्वायरमेंट के टर्म में, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और एक ग्रुप में बांटा जा सकता है, एक ग्रुप में कैटेगराइज किया जा सकता है। दीज आइडेंटिफाइड क्लस्टर्स आर कॉल्ड जॉब फैमिली। तो ये जो पहचान करके जो आपने एक क्लस्टर बनाया, किस चीज़ का क्लस्टर बनाया, ऐसी जॉब जिनमें से मतलब एक तरीके की नॉलेज, एक तरीके की स्किल रिक्वायर्ड है, उनको एक साथ इकट्ठा करने पर जो ये क्लस्टर बनता है, गुच्छा बनता है, उसे जॉब फैमिली कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव सच जॉब फैमिलीज बिकॉज ऑल यूनिट्स में नॉट हैव आइडेंटिकल जॉब एंड असाइनमेंट। तो मतलब ये ज़रूरी होता है कि हमारे पास जॉब फैमिली होनी चाहिए, जॉब की फैमिली बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि सभी लेवल पर जो है आइडेंटिकल जॉब और असाइनमेंट नहीं होती सभी यूनिट्स में। जो संस्था है वो हो सकता है यूनिट में बटी हुई हो, है ना, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा, IT डिपार्टमेंट होगा आपका वहाँ पे, है ना, और उसके बाद में जैसे क्रेडिट सेक्शन होगा आपका, जैसे क्रेडिट डिपार्टमेंट होगा, उसी तरीके से हो सकता है पेंशन डिपार्टमेंट हो, है ना। तो हर एक की यूनिट अलग है और उनमें जो है जॉब जो है अलग अलग होगी, जॉब असाइनमेंट अलग होंगी। अब जो एक जैसे नॉलेज और स्किल सेट रिक्वायर्ड होंगी तो उनको जो है अलग जॉब फैमिली का पार्ट हम मान लेते हैं। रेशनल इज दैट एन इंडिविजुअल मस्ट बी असाइंड एटलीस्ट 1 जॉब फ्रॉम सच जॉब फैमिली। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों किया गया है कि हम जॉब फैमिली क्यों बना रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को हमें कम से कम एक जॉब फैमिली में से एक जॉब जरूर असाइन कर देनी होती है। तीसरा है डिफाइन एंड स्पेल आउट क्राइटेरिया फॉर ईच सक्सेसिव लेवल। तो हमें क्या करना है कि हर एक लेवल को पार करने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा। क्लर्क से ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा, ऑफिसर से मैनेजर बनने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया पार करना है, उसको डिफाइन करना होता है और क्लियर बताना होता है। द मैकेनिज्म टू मूव ऑन टू नेक्स्ट लेवल प्रमोशन शुड बी ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ क्राइटेरिया, वेटेज एंड द मेजरमेंट। तो मैकेनिज्म जो है नेक्स्ट लेवल पर मूव करने के लिए, प्रमोशन के लिए जो भी मैकेनिज्म है, जो क्राइटेरिया आपने रखा हुआ है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, उसमें कोई चीज़ छिपी नहीं होनी चाहिए। क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। वेटेज कितना किस चीज़ का है, रूरल पोस्टिंग का वेटेज कितना है, CIB का वेटेज कितना है, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। इन अ वे एन ओपन अप्रेजल सिस्टम मेक इट एक्सप्लिसिट एज टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड हाउ इट टू बी मेजर। ठीक है, तो एक ओपन अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि आपसे क्या उम्मीद की जाती है और इसको कैसे मेजर किया जाएगा, कि आपकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है, वो सारी की चीज़ें क्लियर होती हैं। अब ओपन अप्रेजल सिस्टम का मतलब, जब आप बैंकों में जो है ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जब आप अप्रेजल अपना भरते हैं उसके बाद में आपको जो है आउट ऑफ 100 या जो भी कॉन्सेप्ट हो बैंकों में, किसी में 10 में से पॉइंट बढ़ते हैं, किसी में 100 में से पॉइंट बढ़ते हैं, तो आपको 86, 89 या 90 जो भी दिया गया है, तो वो जो ये अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए ये ओपन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया था, वो क्या एक्सपेक्टेशन है, और जो ये आपको 90 दिया गया, 96 दिया गया, ये मेजरमेंट कैसे हो रहा है ये भी लोगों को क्लियर होना चाहिए। इट मस्ट बी मेंशन्ड दैट सम टाइम प्रमोशन में टेक प्लेस विद इन कैरियर स्टेज, दैट इज इन द अप्रेंटिस स्टेज इटसेल्फ। ठीक है, तो ये कहना है कि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो प्रमोशन होता है वो विद इन एक ही कैरियर स्टेज जो है में प्रमोशन हो जाता है, जैसे अप्रेंटिस स्टेज में ही आपका प्रमोशन हो जाए। इसका क्या मतलब है, जैसे कि एक ही कैरियर स्टेज में, जैसे एक
क्लर्क का कॉन्सेप्ट होता है बैंकों में। देखिए क्लर्क में जो है अगर आपने देखा हो तो क्लर्क जो है बाद में हेड कैशियर बनते हैं, राइट, हेड कैशियर बनते हैं अभी भी आप क्लर्क ही, एक ही कैरियर स्टेज में हैं, यू आर स्टिल क्लर्क, लेकिन आपको हेड कैशियर का एक जो है प्रमोशन मिल जाता है। तो इट मस्ट बी मेंशन कि समटाइम प्रमोशन में टेक प्लेस विद इन अ कैरियर स्टेज, एक ही कैरियर स्टेज में आपको प्रमोशन मिल जा रहा है, यानी अप्रेंटिस स्टेज में ही आपको प्रमोशन मिल गया। तो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि आप क्लर्क हैं लेकिन बाद में आपको हेड कैशियर उसी क्लर्क के कैडर में ही दे दिया गया, तो ये एक तरीके से उसी स्टेज में ही आपको प्रमोशन यहाँ पर मिल गया है। प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट कैरियर रोल, एक बार आपने प्रमोशन ले लिया तो आपको नए जो कैरियर रोल है उसमें आपको प्लेसमेंट दिया जाता है। इट इज़ टू बी इंश्योर दैट ओनली दोज हु क्लियर दीज क्राइटेरिया कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये इंश्योर करना होगा भाई कि जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जिन लोगों ने उस बेंचमार्क को पार किया है, वही अगले लेवल पर, वही प्रमोट हुए, वही अगले लेवल पर पहुँचे। व्हेन कैरियर स्टेज चेंजेज द ट्रांजिशन इज फैसिलिटेटेड बाई ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग। जब भी कैरियर की स्टेज बदलती है, जब आप स्केल 3 से स्केल 4 बनते हैं मान लेते हैं, तो आपको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और काउंसलिंग दी जानी चाहिए। दिस इज़ टू हाईलाइट द चेंज इन ओरिएंटेशन दैट इज एसोसिएटेड विद द चेंजिंग कैरियर रोल। तो ये इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि अब आपका जो कैरियर रोल है वो बदल रहा है और आपको क्या क्या करना होगा, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। दिस इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट व्हेन वन मूव फ्रॉम रोल ऑफ कलीग टू मेंटर। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी तब होता है, यानी कि जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही साथ में आपको काउंसलिंग दी जा रही है, उसके पीछे पर्पज़ क्या है, उसका सिग्निफिकेंट ये है कि जब आप कलीग से मेंटर बनते हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कलीग थे तो आप क्या था, एक दूसरे का हाथ बटा रहे थे, कलीग थे मतलब एक दूसरे के सहयोगी थे, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, अब आप मेंटर हो गए हैं। मेंटर का मतलब हुआ कि अब आप अपने से जूनियर को जो है हेल्प करते हुए मिलेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेना, मतलब कि क्या आपके रोल में चेंजेज आएंगे, आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उसके लिए काउंसलिंग देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है उसको एक बार देखते हैं। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक स्टेप फॉलो किए जाते हैं उनमें क्या है कि सबसे पहले कैरियर स्टेजेज या रोल डिफाइन किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो स्टेजेज में हमने देखा था कि 4 तरीके के रोल होते हैं। अप्रेंटिस का रोल होता है, कलीग का रोल होता है, मेंटर का रोल होता है, स्पॉन्सर का। अप्रेंटिस वो होता है जो नया ज्वाइन करता है और अभी सीखना चाहता है। कलीग वो होता है कि अप्रेंटिस से आगे बढ़ गया, उसने सीख लिया है और अब लोगों का, अपने जो साथ वाले लोग हैं उनका हाथ बटाना शुरू कर देता है। मेंटर वो होता है जो अपने से जूनियरों को समझाता है, उनको साथ लेकर चलता है। स्पॉन्सर वो होता है जो पूरी कंपनी को चलाने की कोशिश करता है या चलाता है, ठीक है। तो कैरियर स्टेज में डिफाइन करना होगा कि किस लेवल तक का काम करने पर किसी व्यक्ति को अप्रेंटिस कहा जाएगा, किस लेवल का काम करने पर उसे कलीग कहा जाएगा, किस लेवल का काम करने पर उसे मेंटर और किस लेवल के काम करने पर उसे स्पॉन्सर कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हर एक लेवल पर कोर जॉब को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो जॉब जो कि जो है मतलब जिनमें नॉलेज और स्किल रिक्वायर्ड जो है वो सेम हो, अगर सेम जैसी हो तो उनको एक ग्रुप में बनाया जा सकता है। तो ऐसा जो ग्रुप होता है उसे जॉब फैमिली कहते हैं, ठीक है। और हर एक फैमिली में मतलब हमें जॉब फैमिली का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक यूनिट में मतलब जो है एक जैसी जॉब्स या असाइनमेंट नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस है रेशनल या तर्क की बात करें कि ये ज़रूरी क्यों है, तो इंडिविजुअल को इस जॉब फैमिली में से कोई ना कोई एक जॉब ज़रूर असाइन की जानी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और डिफाइन एंड स्पेल आउट द क्राइटेरिया फॉर ईच सक्सेसिव लेवल। तो हर एक मतलब जो है आपको क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ता है, एक जो है बेंचमार्क सेट करना पड़ता है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैकेनिज्म टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल प्रमोशन शुड बी ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ क्राइटेरिया, वेटेज एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो मतलब अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो उस केस में अगर आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है, किस चीज़ का कितना वेटेज है, कैसे मेजरमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। एक अब ओपन अप्रेजल सिस्टम की बात की इन्होंने कि ऐसा अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए जिससे ये पता चले कि आपसे क्या उम्मीद की जाती है और जो भी मेजर किया जाएगा उसको किस तरीके से मेजर किया जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि जो कभी कभी प्रमोशन जो है सेम एक ही कैरियर स्टेज में भी प्रमोशन पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि एक कैरियर स्टेज से दूसरी कैरियर स्टेज में हम जाएँ। जैसे अप्रेंटिस से हम बढ़ते हैं किसमें, कलीग में, कलीग से फिर मेंटर में और मेंटर से फाइनली हम जो है
स्पॉन्सर बनते हैं, राइट। तो हो सकता है कि हम जो है जब अप्रेंटिस हैं तो उसी में ही हमारा प्रमोशन हो जाए, अप्रेंटिस पर ही रहते रहते एक प्रमोशन हमें मिल जाए, या कलीग रहते रहते हो सकता है मुझे 2 या 3 प्रमोशन मिल जाएँ कुल मिला करके, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में कैरियर इन द प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट कैरियर रोल। आपको जब एक बार आपका प्रमोशन हो जाता है तो आपको अगले कैरियर रोल में ले जाया जाता है, और उसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि आप नेक्स्ट लेवल पर तभी पहुँचे जब आपने उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया हो, उस स्टेज को मतलब जो है जो नीडेड है वो किया हो। जब कैरियर स्टेज चेंज होता है तो उस जो ट्रांजिशन है उसको ट्रेनिंग और काउंसलिंग से फैसिलिटेट किया जाता है, मतलब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आपको काउंसलिंग दी जाती है। इसमें ये बताया जाता है कि जो आपका जो कैरियर का रोल है वो जो चेंज हो रहा है उसके लिए अब आपको क्या क्या चीज़ें जाननी जरूरी है, क्या क्या करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कब, जब आप जो है कलीग के रोल से मेंटर के रोल पर जाते हैं, क्योंकि जब आप कलीग थे तो आप लोगों का हाथ बटाते थे, अभी आप मेंटर हैं, अब आपको दूसरों को सिखाना है, जो आप नीचे वाले को सिखाओगे वही आगे चल करके उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, आपको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। पूरी की पूरी जो एम्फेसिस है, जो जोर दिया जाता है डेवलपमेंटल रोल के लिए दिया जाता है। ट्रांजिशन फ्रॉम मेंटर से स्पॉन्सर पर जब आपका ट्रांजिशन होता है, जब आप मेंटर से बदलते हैं स्पॉन्सर की तरफ, तब भी आपका ये एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल हो जाता है, क्योंकि जब आप स्पॉन्सर बनते हैं तो आपका विज़न, आपकी प्लानिंग और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओके। तभी आपको आगे मतलब जो है मेंटर से स्पॉन्सर बनाया जा सकता है। और जो अभी तक का अनुभव और प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें एक कैरियर से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पर्सन को मिलती है, ओके। कन्वेंशनली अगर पहले की तरह से बात की जाए तो जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती थी, लोग उसी पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो लॉजिकली जो है वहाँ पर सिर्फ एक ही कैरियर था, मतलब धीरे धीरे हमें टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल कैरियर जो है विजुलाइज कर सकते हैं। अभी हम इसी को डिस्कस भी यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक लेते हैं, मल्टीपल कैरियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल कैरियर का क्या कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन वर सिंपल एंड स्मॉलर। पहले क्या होता था कि जो संस्थाएं थी वो छोटी थी और सिंपल हुआ करती थी। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरी जो संस्था है इसमें मैं हूँ, अकेला ही अभी हूँ, है ना, और साथ में 1 या 2 लोग हैं जो मुझे असिस्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी ऐसा नहीं है कि मेरे पास में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मेरे पास में IT डिपार्टमेंट है। क्यों? क्योंकि सारा काम लगभग एक ही व्यक्ति को करना होता है ना। तो पहले ऐसा था, लेकिन दे वर इंगेज्ड इन सिंगल बिजनेस एंड देयर एक्टिविटीज़ वर फोकस्ड। तो पहले वो क्या था, एक सिंगल बिजनेस होता था, छोटा सा काम करते थे और उसी में ही वो फोकस रहते थे। अदर जो एक्टिविटीज़ थी जैसे फाइनेंस का काम देखना, पर्सनल लोगों को हायर करना, मार्केटिंग का काम करना, प्लानिंग का काम करना, ये ऐसे समझ लीजिए मेरी संस्था के बारे में। तो मतलब अभी फाइनेंस का काम, पर्सनल जो लोगों को हायर करना है, मार्केटिंग का काम है वो भी मैं ही देखता हूँ, प्लानिंग भी मैं ही देखता था। वर टुगेदर क्लब्ड इन अ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का काम होती थी कि भैया ये एडमिन जॉब है। एंड दे वर परसीव्ड एज नॉट रिक्वायर्ड मच हेट्रोजेनिटी इन द स्किल। और ये मानकर चला जाता था कि बहुत ज़्यादा स्किल में मतलब जो है हेट्रोजीनियस होना ज़रूरी नहीं है, तरह तरह की नॉलेज स्किल होना ज़रूरी नहीं है, ये माना जाता था। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे एक कोई कंपनी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल फ़ैन बनाती है, ठीक है, फ़ैन वो बेचती थी, फ़ैन बनाती है और फ़ैन को बेचती है। तो उसका जो प्राइम फोकस है वो फ़ैन बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको सेल आउट करना है। बाकी इसके अलावा सारे काम, इनवाइस बननी है, क्लाइंट के साथ मार्केटिंग मीटिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, वो सारा काम ये माना जाता था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और इसके लिए एक व्यक्ति को बिठा दो, ज़्यादा स्किल की नीड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जैसे जो है संस्थाएँ बड़ी होती गई वैसे वैसे जो है ये कॉन्सेप्ट और ये भ्रम मिटता गया। अभी स्थिति ये है कि फाइनेंस के लिए अलग व्यक्ति चाहिए, पर्सनल के लिए अलग डिपार्टमेंट है, व्यक्ति नहीं। अब ये डिपार्टमेंट है, जितनी बड़ी वो कंपनी थी अब उतनी बड़ी उसकी मार्केटिंग टीम होगी, जितनी बड़ी वो कंपनी हुआ करती थी छोटी वाली उतनी बड़ी अब उसकी मार्केटिंग टीम होती है फ्रेंड्स, ओके। तो हाउ एवर एज ऑर्गेनाइजेशन विजुलाइज द वाइडर कैनवास and as management science grew it was realized that many of the aforesaid activity need special attention and skill। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ देखा कि मतलब देखना शुरू किया ना, विजुलाइज करने की कोशिश की। जैसे आपके पास में मान लीजिए जो है 1 लाख क्लाइंट हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर 1 करोड़ क्लाइंट हैं तो वो चीज़ें 1 लाख को मैनेज करना आसान है, 1 करोड़ को आप नहीं मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो जैसे जैसे संस्थाओं ने ये चीज़ महसूस की कि नहीं जो है वाइडर कैनवास की नीड है, हमें थोड़ा बड़ा सोचने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ इधर मैनेजमेंट साइंस भी जो है बढ़ता रहा, मैनेजमेंट साइंस आगे बढ़ता रहा, तो ये रियलाइज़ किया गया कि जो ऊपर एक्टिविटीज़ कही गई हैं, फाइनेंस, पर्सनल, मार्केटिंग, प्लानिंग, ये सब जो है मतलब जो है इनके लिए स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है और स्पेशल स्किल की नीड महसूस हुई। टुडे दीज आर क्लियरली अंडरस्टूड एज सेपरेट इंडिपेंडेंट फंक्शन व्हिच रिक्वायर
एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो अब इनको जो है एक क्लियरली सेपरेट इंडिपेंडेंट फंक्शन माना जाता है। जैसे जो बड़ी कंपनियाँ टाटा वगैरह कंपनियाँ होंगी, वहाँ पर फाइनेंस का एक पूरा का पूरा अपनी टीम होगी, राइट। वही मैं कह रहा था कि एक इंडिपेंडेंट फंक्शन माना जाता है और उसके लिए एक्सपर्ट की नीड होती है। मतलब फाइनेंस के लिए अलग एक्सपर्ट हैं, पर्सनल के लिए अलग एक्सपर्ट हैं, प्लानिंग के लिए अलग एक्सपर्ट हैं, इन सब की नीड महसूस की गई। दस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वन कैन सी स्पेशलाइजेशन एट टॉप मैनेजमेंट लेवल फॉर फाइनेंस, पर्सनल, मार्केटिंग, प्लानिंग एंड क्वालिटी बिसाइड्स द ट्रेडिशनल फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। तो अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है कोई, मान लीजिए जहाँ पर मैंने बताया नहीं फ़ैन बनता है और बेचा जाता है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन, फ़ैन का प्रोडक्शन और उसका मेंटेनेंस तो देखा ही जाएगा, उस पर तो फोकस किया ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ टॉप मैनेजमेंट में अपॉर्चुनिटी अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी है, पर्सनल डिपार्टमेंट भी है, पर्सनल मतलब जो लोगों को हायर और फायर करते हैं, मार्केटिंग में भी है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी है। तो इन सभी जगहों पर अब आप टॉप मोस्ट मतलब जो है पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। पहले क्या था, जैसा कि मैंने बताया नहीं, संस्थान में बस केवल एमडी बनना है, अपना सपना क्या है, एमडी बनना है, ऐसा नहीं है। अब आप फाइनेंस के हेड बन सकते हैं, आप मार्केटिंग के हेड बन सकते हैं, पूरे ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड लेवल के, राइट। तो ये है मतलब कहने का, आप देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। इन दिस सिनेरियो इट इज़ फिजिबल टू परसीव एंड डेवलप मल्टीपल कैरियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या है कि हम देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं मल्टीपल कैरियर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिविजुअल may join the organization with basic technical knowledge required for given job, but during his work life he could become expert in any other than core technical area। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी संस्था को ज्वाइन करता है बेसिक टेक्निकल नॉलेज जितनी चाहिए थी उसके साथ में, है ना, जितनी टेक्निकल नॉलेज उसको चाहिए तो उसके साथ में उसने ज्वाइन किया संस्था को, ठीक है, और जो उस जॉब के लिए ज़रूरी थी। लेकिन अपने वर्क लाइफ में मतलब जो 20, 25, 30 साल की उसकी नौकरी है उस दौरान वो एक्सपर्ट बन सकता है अदर देन कोर, जिस टेक्निकल एरिया का तो वो एक्सपर्ट था ही, उसके अलावा और किसी भी एरिया का भी एक्सपर्ट बन सकता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, अ फ्यू डिकेड्स अगो वी डिड नॉट हैव फाइनेंशियल मैनेजर एज एक्सपर्ट एज वी हैव टुडे। तो पहले के समय में फाइनेंशियल मैनेजर जो होते थे वो एक्सपर्ट के तौर पर नहीं अवेलेबल रहते थे या नहीं माने जाते थे, लेकिन ये कुछ दशक पहले की बात है। लेकिन ऐसा अब नहीं, अभी फाइनेंशियल मैनेजर एज ए एक्सपर्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ अचीव्ड ए स्टेटस ऑफ एक्सपर्ट फंक्शन which a technical person can strive for। तो मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक जो है उसने एक्सपर्ट जो है फंक्शन का स्टेटस अचीव कर लिया है। मतलब ये नॉर्मल फंक्शन नहीं रह गया है, अब ये क्या है कि एक जो है एक्सपर्ट फंक्शन में बदल गया है। मतलब यहाँ पर आपको एक्सपर्टी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कोई भी टेक्निकल पर्सन स्ट्राइव कर सकता है। मतलब कोई भी टेक्निकल पर्सन चाहेगा कि मैं फाइनेंशियल मैनेजर बन जाऊँ। दैट हैज़ इमर्ज एज कैरियर विद इन। तो मतलब किसी भी संस्थान में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक पोस्ट बन गई, एक तरीके से एक्सपर्ट वाली पोस्ट बन गई, और ये एक कैरियर के तो जो है तौर पर उभरा है। करंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इमर्ज एज एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो अभी करंट टाइम पे देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो स्पेशलाइजेशन का एक एरिया बना है और सभी इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। सिंस द पोटेंशियल ऑफ आईटी इन एनी इंडस्ट्री इज ट्रिमेंडस, है ना, आईटी में जो पोटेंशियल है, जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि रेडीमेड एक्सपर्टाइज अवेलेबल रहे। तो किसी भी संस्थान में आईटी के अच्छे लोग हमेशा अवेलेबल रहें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मतलब वर्कफोर्स की कमी हमेशा महसूस की जाती है फ्रेंड्स। कि जैसे कोई बैंक है तो अगर वो चाहे कि हमारे पास में, जैसे फॉरेक्स का नॉलेज करते करते होता है, फॉरेक्स आप धीरे धीरे करते हैं तब जा कर के नॉलेज आपके पास में बनता है। लेकिन आज से 15-20 साल पहले अगर हम जाएं तो क्या फॉरेक्स का कोई एक्सपर्ट रहा होगा? या 50 साल पहले, 30 साल पहले जाएं, जब फॉरेक्स नाम भी नहीं जानते थे हम लोग, सिर्फ डॉलर पता होता था, तो उस केस में क्या हमारे पास रेडीमेड एक्सपर्ट अवेलेबल रहे होंगे? तो नहीं रहे होंगे। तो ऐसे एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत है। ओके, एन अदरवाइज टेक्निकल पर्सन लाइक इंजीनियर, मेडिकल प्रोफेशनल, आर्टिस्ट, अकाउंटेंट कैन विथ अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट डेवलप एक्सपर्टाइज इन आईटी विद इन द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। तो जो अदरवाइज टेक्निकल पर्सन है, मतलब जो मेन टेक्निकल पर्सन, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, उनके अलावा जैसे कोई इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मेडिकल प्रोफेशनल वाले लोग हैं, है ना, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, नर्स वगैरह हैं, आर्टिस्ट हैं, जो अकाउंटेंट हैं, वो अगर थोड़ा सा एफर्ट करें तो आईटी में एक्सपर्टीज़ ला सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ डेवलप कर सकते हैं। भले ही वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है उसी की बाउंड्री में ही रह करके, ऐसा नहीं कि कोई कोडिंग करने लगेगा, समझिए आप, ऐसा नहीं कि जावा या पाइथन पर कोई कोडिंग करना शुरू कर देगा, लेकिन उस संस्थान में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जितनी स्किल की नीड है उस लेवल तक का नॉलेज जो है अगर एफर्ट करे, ये
पर्सन अकाउंटेंट भी एफर्ट करता है तो उतनी नॉलेज गेन कर सकता है और उसको ज्वाइन कर सकता है, उस काम को कर सकता है। सेम होल्ड गुड इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस टू। तो मतलब ऐसा नहीं है कि केवल मतलब जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए है, सर्विस इंडस्ट्री में भी ऐसा पॉसिबल है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि आप देख रहे हैं बराबर कि मल्टीपल जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। एक बार इसे रिव्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने मल्टीपल कैरियर की बात की, यहाँ पर जो है मल्टीपल कैरियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन में। तो ट्रेडिशनली हमने देखा था कि जो संस्थाएं थी वो छोटी और जो है साधारण हुआ करती थी, एक काम किया करती थी, सिंगल बिजनेस होता था और उसी काम पर वो फोकस रहती थी। और वहाँ पर जो फाइनेंस और पर्सनल और मार्केटिंग और प्लानिंग ये सारे काम जो है एक साथ इकट्ठा करके एक ही व्यक्ति को असाइन कर दिया जाता था, जिसे एडमिन फंक्शन के तौर पर जाना जाता था। और ये माना जाता था इसके लिए कोई ज़्यादा स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब संस्थाओं ने बहुत बड़े कैनवास पर इसे देखने की कोशिश की और इधर मैनेजमेंट साइंस भी ग्रो करता रहा, तो ये देखा गया कि जो है इसके लिए स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है और स्पेशल स्किल की ज़रूरत है इन कामों के लिए। और आज जो है इन्हें क्लियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन, सेपरेट इंडिपेंडेंट फंक्शन के तौर पर माना जाता है और जिसके लिए एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोडक्शन और मेंटेनेंस पर ही फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि टॉप मैनेजमेंट लेवल पर अब आप फाइनेंस में भी काम कर सकते हैं, पर्सनल में, मार्केटिंग में, प्लानिंग में, है ना। इन सभी जगहों पर आप टॉप मैनेजमेंट लेवल पर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस सिनारियो में हमने देखा कि अब हम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल कैरियर की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं मतलब क्लर्क से ऑफिसर और ऐसे बढ़ते हुए जाऊँ, हो सकता है कि मैं जो है फॉरेन एक्सचेंज में ही अपना कैरियर बनाऊँ, फॉरेन एक्सचेंज में आगे बढ़ता हुआ जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास बैंक में अवेलेबल है। इंडिविजुअल जो है किसी संस्था को ज्वाइन करते हैं अपनी बेसिक टेक्निकल नॉलेज के साथ में, जो उस जॉब को करने के लिए उस समय ज़रूरी होती है, और अपने वर्क लाइफ में, अपने मतलब जीवन काल में वो वहाँ पर किसी और चीज़ के भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, किसी और काम के भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। कुछ दशक पहले अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है एक्सपर्ट के तौर पर नहीं माने जाते थे, लेकिन आज हमारे पास एज ए एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है मतलब एक स्टेटस बन गया है इसका एक्सपर्ट फंक्शन के तौर पर, और जिसके लिए जो है व्यक्ति मतलब कोशिश करेगा कि इसे अचीव करने की, मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना है। ओके, और ये एक कैरियर के तौर पर उभरा हुआ है, करंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन के एक एरिया के रूप में उभरा हुआ है। ठीक है, तो आईटी में जो है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेडीमेड एक्सपर्टाइज रखना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अदरवाइज जो है टेक्निकल पर्सन जैसे इंजीनियर हैं, मेडिकल प्रोफेशनल वाले हैं, आर्टिस्ट, अकाउंटेंट हैं, अगर ये थोड़ा सा एफर्ट करें तो ये जो है आईटी में जो भी एक्सपर्टाइज है जितनी ज़रूरी है उस संस्था के लिए, विद इन बाउंड्री में वो अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप कर सकते हैं। और ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये होल्ड करता है। इन फैक्ट इन लार्जर कंटेक्स्ट इवन द मैनेजमेंट प्रोफेशन इज गेटिंग इनटू स्पेशलाइजेशन फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्रीज। तो मतलब अगर लार्जर कंटेक्स्ट में बात की जाए तो जो मैनेजमेंट का प्रोफेशन है वो भी स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। इसी वजह से आज हम पोल्ट्री मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन है, लोग होटल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन करें। तो देख रहे हैं आप मतलब जो है मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन है उसमें भी एक्सपर्ट की नीड महसूस की जा रही है, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत महसूस की जा रही है। जैसे पोल्ट्री है ना, मुर्गी पालन में, होटल मैनेजमेंट में और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इन सभी जगहों पर एक्सपर्ट की नीड महसूस की जा रही है। दस अ मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफरिंग स्पेसिफिक कैरियर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का मेजॉरिटी फंक्शन है वो क्या है, स्पेसिफिक कैरियर को ऑफर करना है। अगर ट्रेडिशनल सेंस में हम बात करें तो पहले क्या होता था, किसी व्यक्ति को जो है इन ट्रेडिशनल कंटेक्स्ट द प्रैक्टिस वाज टू रिक्रूट ए स्पेशलिस्ट, but now one can think of creating expert within the organization by using the system of career planning। तो पहले क्या था कि ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि पहले हम स्पेशलिस्ट को हायर करते थे। जैसे फाइनेंस को अगर संभालना है तो नॉर्मली हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या है कि वन कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग एक्सपर्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग द सिस्टम ऑफ कैरियर प्लानिंग। लेकिन अब क्या है कि एक नॉर्मल से व्यक्ति को हायर किया जाएगा जिसको थोड़ी बहुत फाइनेंस की नॉलेज हो और उसको अच्छी ट्रेनिंग दे करके और अच्छा एक्सपीरियंस दिलवा करके उसको जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा सकता है। तो अब हमें स्पेशलिस्ट को हायर करने की ज़रूरत नहीं रही उस हिसाब से, मतलब हम विद इन कैरियर उसके विद इन संस्थान ही हम एक्सपर्ट डेवलप करने लगे हैं। HR प्रोफेशनल मस्ट बी केयरफुल टू फाइंड आउट वेदर द एम्प्लॉई एग्जीक्यूटिव हैव ए डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू जॉब, इंसाइट्स इनटू कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सोशल एटमॉस्फेयर ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको जो है नया कोई जो है जॉब असाइन हो रहा है तो भाई उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी नई जॉब कैसी है,
क्या कल्चर रहेगा उसका, क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी, कैसा सोशल एटमॉस्फेयर रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इस पर नज़र कौन रखेगा, HR प्रोफेशनल जो है को नज़र रखनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। साइन हैज़ टॉक्ड अबाउट कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ कैरियर वेयर इन द इंडिविजुअल इज फैसिलिटेटेड टू अंडरस्टैंड हिज आर हर कैरियर एंकर्स इन लाइट ऑफ हिज हर परफॉर्मेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो साइन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से 8वें लेक्चर या 9वें लेक्चर में हमने कैरियर एंकर 9वें लेक्चर में पढ़ा है। तो 9वें लेक्चर में हमने कैरियर एंकर क्या होता है फ्रेंड्स, जो है आपका जिस चीज़ में मन लगे काम करने में वही आपका कैरियर एंकर है। जैसे वहाँ पर भी मैंने एग्जांपल दिया था, यदि आपको चोरी करना अच्छा लगता है तो वही आपका कैरियर एंकर है। अगर आपको कंप्यूटर पर काम करना अच्छा लगता है तो यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका कैरियर एंकर है। ओके, आपको जो है ऑपरेशन करना, सुई दवा ये सब अच्छा लगता है तो आपका मेडिकल आपका कैरियर एंकर है, मेडिकल लाइन आपके लिए कैरियर एंकर का काम करेगी। ठीक है, तो साइन ने कहा है कि जो है कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। ठीक है, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप बनाई जानी चाहिए, एक ऐसा मतलब लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर काउंसलिंग दी जानी चाहिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैरियर के डिफरेंट स्टेजेस पर, जहाँ पर इंडिविजुअल को उसके कैरियर एंकर के बारे में समझने का मौका मिले बेस्ड ऑन कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो भी काम वो कर रहा है, और अपना खुद का आत्म मंथन करके इंट्रोस्पेक्शन करके वो ये देखे फ्रेंड्स। ओके, तो मतलब जो है 1 मिनट रुकिएगा, बैटरी डाउन हो गई थी, अभी ठीक है। तो साइन ने क्या कहा था कि कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप लगाई जानी चाहिए जहाँ पर कैरियर के डिफरेंट स्टेजेस पर लोगों को उनके कैरियर एंकर के बारे में समझने का मौका मिले बेस्ड ऑन उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और वो खुद को मतलब इंट्रोस्पेक्ट भी करें। ठीक है, काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है। इज सीन एज प्रोसेस टू फैसिलिटेट द इंडिविजुअल इन रियलाइजिंग हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विज कंपिटेंसी लिस्टेड फॉर वेरियस कैरियर ऑप्शन। काउंसलिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर इंडिविजुअल को मौका दिया जाता है रियलाइज़ करने का कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रांग पॉइंट क्या हैं, जैसे आप हार्ड वर्किंग हैं, लेबोरियस हैं, आपकी वीकनेस क्या है, इमोशनल हैं या क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में उसे रियलाइज़ करने का मौका मिले। साथ ही साथ में उसके अंदर में क्या क्षमता है, कंपेटेंसीज क्या चीज़ है, किस कैरियर ऑप्शन के लिए उसके पास में क्या कंपेटेंसीज अवेलेबल है, क्या डेवलप करना है, क्या ट्रेनिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको मौका मिलना चाहिए। किसके थ्रू मिलता है ये, काउंसलिंग के थ्रू। कैरियर वर्कशॉप कैन बी ए फोरम फॉर मेकिंग द इंडिविजुअल अवेयर ऑफ हिज कैरियर एंकर एंड गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज डिजायर टू फॉलो अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कैरियर वर्कशॉप जो होती है उसे एक फोरम के तौर पर माना जाना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल होता है, अपने कैरियर एंकर के बारे में अवेयर होता है और उसे अब मौका मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का कि वो कौन सा पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करना चाहता है। कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल कैरियर इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिलेवेंट एज वी आर मूविंग टुवर्ड फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन आ जा रही हैं, है ना, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, और यहाँ पर मल्टीपल कैरियर का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा रिलेवेंट होता जा रहा है। द एम्फेसिस एंड चांसेस ऑफ एमिंग एट एपेक्स लेवल पोजीशन डू नॉट एग्जिस्ट इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी अब इन ऑर्गेनाइजेशन में जो है मतलब कि टॉप पोजीशन पर ही पहुंचना है, जो सबसे मतलब MD ही बनना है, ऐसा एम अब लोगों का नहीं रह जाता है इन संस्थान में। इन फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर हायरार्की नाइदर डिजायर नॉर अवेलेबल, ना तो वहाँ पर हायरार्की होती है और ना ही उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ना उसकी इच्छा रहे लोगों को और ना वो अवेलेबल होती है। व्हाट इज नीडेड इज टू डेवलप एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट एरिया। यहाँ पर फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या ज़रूरत होती है कि आपको डिफरेंट एरियाज में एक्सपर्टी की ज़रूरत है। जैसे कोई लोन डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट है, कोई FD में एक्सपर्ट है ना, कोई जो है MSME में एक्सपर्ट है, तो ऐसा एक्सपर्टी की ज़रूरत है, ना कि हायरार्की की। एक्सपर्टाइज बिल्डिंग इज वन आर मोर एरिया इज क्रूशियल एंड चैलेंजिंग। तो एक्सपर्ट जो है कि मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सपर्ट बनना एक या एक से ज़्यादा एरियाज में इम्पॉर्टेंट हो जाता है और चैलेंजिंग भी होता है ना। तो इन मतलब आपको जैसे नॉन IT बैकग्राउंड है ना, आपने मान लीजिए जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, BA या BSc करी हुई है, और अगर आपको कंप्यूटर में ठीक ठाक काम दे दिया तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, है ना, लेकिन तो ये एक चैलेंजिंग होगी, बट स्टिल आप मैनेज कर सकते हैं। इन अ वे स्पाइरल कैरियर कॉन्सेप्ट गिवन बाय ड्राइवर, ये एक व्यक्ति हैं, इनका नाम ही ड्राइवर है। ठीक है, इन अ वे स्पाइरल कैरियर कॉन्सेप्ट गिवन बाय ड्राइवर इज बिकमिंग एन आइडल वन ऑफ द मीटिंग इमर्जिंग सिचुएशन। तो अभी जो सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से स्पाइरल कैरियर कॉन्सेप्ट जो है जो ड्राइवर ने दिया है वो ज़्यादा अच्छा हो जा रहा है। स्पाइरल कैरियर कॉन्सेप्ट मतलब स्पाइरल का मतलब ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है ये स्पाइरल है, मतलब हम धीरे धीरे जो है राउंड ना करके
मतलब जो है जो पिछला हमने काम किया उससे कुछ नॉलेज गेन किया और अगले काम की तरफ बढ़ गए, है ना। तो ये वही है कि हम एक एक फील्ड में धीरे धीरे एक्सपर्टीज़ गेन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होगा फ्रेंड्स। एक बार इसको रिव्यू करेंगे, क्विक रिव्यू। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ देखा एक दो चीज़ें नहीं देखी थी। तो हमने देखा था कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो मैनेजमेंट का प्रोफेशन है वो भी स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है ना। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट हो गया आपका, पोल्ट्री मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, ये जितने भी मैनेजमेंट हैं इनमें स्पेशलाइजेशन की अब ज़रूरत महसूस हो रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा ट्रेडिशनल सेंस में क्या होता था कि जो है एक्सपर्ट मतलब स्पेशलिस्ट लोगों को हायर किया जाता था, देयर वाज ए प्रैक्टिस, है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि एक्सपर्ट जो है संस्थान में बनाए जा रहे हैं, उन्हें हायर नहीं किया था। किसी भी व्यक्ति को हायर किया था और फिर उसे धीरे धीरे एक्सपर्ट वहीं पर ही बनाया जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि एचआर प्रोफेशनल थोड़े से जो है केयरफुल होने चाहिए कि जो एम्प्लॉय या एग्जीक्यूटिव है उसे डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी नया एम्प्लॉय है या एग्जीक्यूटिव है जिसको नया जॉब मिला है तो उसको नए जॉब की समझ होनी चाहिए, उसको उस कल्चर की, नए ऑर्गेनाइजेशन की, नई टेक्नोलॉजी की, एटमॉस्फेयर की, इन सभी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। इस बात में एचआर प्रोफेशनल को केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज जो है प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना। अगर उसको जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो उसकी नॉलेज नहीं है तो आप अगर उसको नए रोल में अगर असाइन कर देते हैं तो वहाँ कोई कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। फिर हमने देखा कि साइन ने जो है कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप के बारे में बात की, जो एक फोरम की तरह काम करती है जहाँ पर वो इंडिविजुअल व्यक्ति अपना जो है परफॉर्मेंस के आधार पर अपने कैरियर एंकर के बारे में जान सकता है। कैरियर एंकर मैंने बताया कि जिस काम में आपको अच्छा लगे, जो काम आपको अच्छा लगे कैरियर के तौर पर, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मुझे सोना पसंद है, दैट इज़ नॉट अ कैरियर, है ना। जो कैरियर में जो है, जो आप जॉब करते हुए जो काम आपको अच्छा लगे उसे ही कैरियर एंकर कहा जाएगा। फिर हमने बात की काउंसलिंग एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें जो है व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को रियलाइज़ कर सकता है। साथ ही साथ में ये भी जान सकता है कि जो कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके लिए क्या क्या दक्षताओं की, कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत होती है। कैरियर वर्कशॉप की बात की तो उन्होंने कहा कि एक फोरम होता है जहां पर जो है इंडिविजुअल व्यक्ति जो है अपने कैरियर एंकर के बारे में अवेयर होता है और उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सके कि वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए जो मल्टीपल कैरियर का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे जो है रिलेवेंट होता जा रहा है, इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर इनका रिलेवेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब एम्फेसिस एंड चांसेस ऑफ एमिंग एट एपेक्स लेवल पोजीशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब मतलब हम जोर दें और जो है एपेक्स लेवल पर ही पहुंचना है, एमडी ही बनना है, ऐसा उस ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वहाँ पर हायरार्की होती ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि हमें एक्सपर्टाइज डेवलप करनी होती है डिफरेंट एरियाज में, हर एक क्षेत्र में हमें एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत होती है। एक्सपर्टाइज बिल्डिंग इन वन आर मोर एरिया इज क्रूशियल, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्सपर्टाइज डेवलप करनी पड़ेगी और ये चैलेंजिंग भी होता है और ये महत्वपूर्ण भी, इंपॉर्टेंट भी होता है। और फिर इन्होंने कहा कि जो ड्राइवर थे उन्होंने बताया था कि जो इन्होंने दिया था स्पायरल कैरियर का कॉन्सेप्ट, तो वो जो है आज की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से अच्छा है। मतलब जैसे आप क्लर्क हैं, क्लर्क में जो आपने चीज़ें सीखी उसको आगे यूज करते हुए ऑफिसर बने, ऑफिसर से मैनेजर बनते हुए, है ना। उसके बाद में फिर आपने मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज में कुछ सीखा, फॉरेन एक्सचेंज से आप लौटे, फिर आपने एमएसएमई में कुछ सीखा और इस तरीके से कैरियर में मतलब जो है चीज़ों को सीखते हुए एक स्पाइरल बनता हुआ चला जा रहा है। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ में ये लेक्चर ख़त्म होता है फ्रेंड। इतने सारे पार्ट आ गए मेरे ख्याल से, ये 13वां पार्ट है आई बिलीव, है ना, 13th पार्ट है। और अभी भी 1 या 2 या 3 लेक्चर्स और आने बाकी हैं। अब एक चैप्टर में 15 से 16 लेक्चर हैं। मेरी मजबूरी है कि छोड़ा जा नहीं सकता है, क्योंकि मैं छोड़ता हूं तो आप लोग मेरी जान ले लेते हैं कि सर जो है ये आपने पढ़ाया नहीं है, इसीलिए मैं इसको पूरा कवर कर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।